चूज किए थे, ये सवाल मैंने ये नहीं देखा कि ये सवाल क्वेश्चन बैंक के हैं या ये आई कैप की बुक के हैं। मैंने ये देखा कि सवाल कौन से पेपर में आ रहे हैं, तो हमने उनको पकड़ा और इसका हिस्सा बना दिया तो कि इस तरह के सवालात पेपर में मौजूद हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 34 है पिछले टेस्ट की तरतीब के एतबार से। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जो होती है वो आमतौर पे इस शक्ल की होती है, वर्टिकल, यानी बिल्कुल एक पोल की तरह, एक खंबे की तरह। ये अपनी पोजीशन से हिलती नहीं है, कीमत कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो हम इसको कहते हैं ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो हम ये कह सकते हैं ये वर्टिकल होती है और पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। क्लियर बच्चों? अच्छा, दूसरी चीज जो थी इसके अंदर ये थी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज हायर देन द चेंज इन सप्लाई। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो क्या हो, ज्यादा हो, और सप्लाई में चेंज कम हो। मिसाल के तौर पे हम कहें कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई जो है ना वो 7 है और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो लेट्स से 10 है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा, यानी 7/10 क्या वैल्यू आएगी, 0.7, जिसका मतलब क्या होगा, सप्लाई क्या है, सप्लाई इनइलास्टिक है। क्लियर जी? अच्छा, उसके बाद देखिए द स्टैंडर्ड मेजर फॉर मेजरिंग डिमांड एंड इलास्टिसिटी इज। जो स्टैंडर्ड मेजर है इसका वो शुरू से एक ही चल रहा है कि अगर ये मुतनासिब है तो इसको इक्वल टू यूनिटी कहा जाता है, अगर ये इलास्टिक है तो हम इसको हमेशा ग्रेटर देन 1 टर्म कहते हैं, और अगर ये इनइलास्टिक है तो हम इसको लेस देन 1 कहते हैं। देयरफॉर यूनिटी इज द राइट आंसर। अच्छा, प्रोडक्शन and employment in which of the following industries would be least affected by recession। देखिए, रिसेशन एक ऐसा दौर है जिसके अंदर मुईशत बहुत ज्यादा डाउन टर्न पे जा रही होती है और कारोबारी इदारे बंद हो रहे होते हैं, और जब वो कारोबारी इदारे बंद हो रहे होते हैं या उनकी प्रोडक्शन कम हो रही होती है तो हमें ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी प्रोडक्शन कम से कम इफेक्ट होगी। तो जरूरियात जिंदगी है शुगर। अब ये सवाल ये है कि ये यहाँ क्यों एडजस्ट किया आपने, वाई यू पुट इट हियर, आपने यहाँ पे क्यों पुट कर दिया इसको? तो यहाँ पे इसलिए पुट कर दिया चूंकि आप बात करें इलास्टिसिटी की गेन कि विच ऑफ द प्रोडक्ट्स डिमांड इज नॉट इफेक्टेड बाय सर्कमस्टांसेस, हालात से जो इसकी डिमांड इफेक्ट नहीं होती। तो आप जानते हैं जरूरियात जिंदगी ऐसे हैं कि मुईशत ऊपर जाए नीचे जाए, खाने को रोटी तो चाहिए। तो इस सेंस में ये कहां से आ गया, इस सवाल के साथ रिलेट हो गया, ये रिलेट हो गया इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट में। हालांकि इसका जो मैक्रो कॉन्सेप्ट है वो जो कॉन्सेप्ट दूसरा है वो मैक्रो से आया, लेकिन डिमांड का इफेक्ट होना डिमांड से ही रहेगा। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे, एक तो ये हो गई, दूसरा मसला आ गया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे तक अगर हमें टाइम ज्यादा मिल जाए तो टाइम ज्यादा होने पर दोनों ही डिमांड क्या हो जाएंगी, इलास्टिक हो जाएगी, सप्लाई भी और डिमांड भी। असल में जब वक्त ज्यादा होता है तो याद कीजिए, मैंने इसमें एक मिसाल दी थी कि आप अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और वो कहता है कि कलर पेंसिल फौरन चाहिए, तो आपको महंगी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो आपको कोई 1-2 माह पहले बता दे तो आप बड़े आराम से मार्केट जाएंगे और फिर डिमांड का ये नहीं होगा, बल्कि ये होगा आप थोड़े थोड़े पैसों पे भी निगोशिएट करके सस्ती और अच्छी चीज ढूंढ लेंगे। इसी तरह सप्लायर के पास आपने देखा होगा, वहां 3 तरह की सप्लाई आपने पढ़ी थी, मोमेंट्री पीरियड, शॉर्ट रन पीरियड और लॉन्ग रन पीरियड। तो जो लॉन्ग रन पीरियड थी सबसे ज्यादा उसमें डिमांड जो थी वो इलास्टिक थी। तो लिहाजा कौन से वाला लेंगे ऑप्शन आप, सी ऑप्शन।
क्लियर बच्चों? अच्छा, मोर इलास्टिक, सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी, टाइम ज्यादा मिल जाएगा तो आप कहीं ना कहीं से चीजें अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने वहां पढ़ा भी था कॉन्सेप्ट, मोमेंटरी पीरियड, मैंने रेफरेंस भी दिया है, शॉर्ट रन पीरियड और लॉन्ग रन पीरियड। अच्छा बच्चों, इफ डिमांड फॉर अ गुड इज प्राइस इलास्टिक, ए फॉल इन प्राइस लीड टू, जी अगर डिमांड जो है आपकी वो प्राइस इलास्टिक है, तो प्राइस के फॉल करने से, यानी डिमांड का ये है, प्राइस फॉल करने से फौरी तौर पे क्वांटिटी की खरीद बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब क्वांटिटी की खरीद ज्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। इस लिहाज से ए ऑप्शन ली थी कि राइज इन सेल्स भी होगी, क्योंकि सस्ता होने पे देखिए सेल बढ़ी है, ये सेल ही तो है, और इसके अलावा ज्यादा बिकने की वजह से आपका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, दूसरी चीज आ गई 40, इफ द डिमांड फॉर गुड इज प्राइस इन इलास्टिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो यहां जो इनकरेक्ट है वो ए है, जो मैंने ढूंढी है, ठीक है जी। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, हाँ जो मैंने ढूंढी करेक्ट वो ए है। इफ द प्राइस ऑफ गुड राइजेस, द टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय द प्रोड्यूसर इंक्रीजेस। असल में पिछले केस में यह था कि प्राइस थी वो डिमांड इलास्टिक थी, तो इलास्टिक में प्राइस कम करके आप क्वांटिटी ज्यादा बेचते हैं, यही चीज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी आपने पढ़ी थी। और जब इन इलास्टिक होती है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप प्राइस बढ़ाकर रेवेन्यू में खातिर ख्वाह इजाफा कर लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी में थोड़ा फर्क आता है और कीमत में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो इसलिए आप जो ऑप्शन ले सकते हैं वो ए ऑप्शन ले सकते हैं। क्लियर जी? अच्छा, अब जो है, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड फेल बाय 20% बट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड इज रिमेन द सेम। आप ये जानते हैं कि हमने जब एक्सपेंडिचर या आउटले मेथड पढ़ा था, तो उसके अंदर यह था कि अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड तो बढ़ेगी, यानी तीनों केसेस में यही था कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर सेम रहे तो ये यूनिटी इलास्टिक है, अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए तो ये इलास्टिक है, और अगर एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए तो ये इन इलास्टिक है। इस सेंस में अगर आप देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, यूनिटरी इलास्टिक कहलाएगा। क्लियर बच्चों? सही होगी बात? अच्छा, अब हम बात कर रहे थे 42, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड फेल बाय 10%, एज अ रिजल्ट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड फेल बाय 10%, यानी इक्वल जा रहा है, दैट डिमांड फॉर गुड वुड बी डिस्क्राइब्ड एज, जी शाबाश, क्योंकि इस सेंस में आप देखेंगे तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, क्योंकि यूनिटरी टर्म देखिए फिक्स है, ठीक है। तो प्राइस फॉल कर गई है, ठीक है, जितनी फॉल करके आपने एक्सपेंडिचर भी तकरीबन उतना ही बढ़ाया है, तो अगर ऐसी फिक्स टर्म होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, ये परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा बच्चों, अब आ गया प्राइस इलास्टिसिटी का कोएफिशिएंट जो है वो 0.2 है, इम्प्लॉइज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी फॉर अ, कितना है, 5% चेंज इन प्राइस। क्या इफेक्ट करेगा शाबाश बच्चों, क्योंकि आप लिखते हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड लिखते हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखते हो, और यहाँ इलास्टिसिटी आ जाती है। इस सेंस में अगर देखा जाए तो हमारे पास कोएफिशिएंट की वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो भी है, कितना, 5, और हमारे पास जो नहीं है वो क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे 0.2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, 44, if the market price of a product increases from 35 to 40 in response to quantity demanded decreases from 1400 to 1200,
क्या हाल है? तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया ना कि ये 35 था 40 हो गया और ये क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 1400 थी और ये 1200 हो गई। तो आप क्या करेंगे? Q2 माइनस Q1, क्या हाल है? Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, जिसका मतलब ये होगा कि आपका ये Q2 है और ये Q1 है, ये P2 है और ये P1 है। तो ये आ जाएगा 1200 माइनस 1400, ठीक है जी, 1200 प्लस 1400 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा जी? शाबाश। हाउ मच इज इट? माइनस 0.15। माइनस 0.15। दूसरी तरफ आपकी प्राइस आ जाएगी जो होगी P2 माइनस P1, P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 2, जिसका मतलब ये होगा कि जनाब आपने 40 माइनस 35 एंड 40 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स कितना आ गया? 0.13। पक्की बात है? तो अगर मैं कहूँ परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, नहीं बच्चे माइनस ऊपर वाले के साथ आएगा, क्योंकि 1200 में से 1400 माइनस करोगे तो माइनस आएगा। अगर 40 में से 35 माइनस करोगे तो वो प्लस में ही आएगा। तो माइनस 0.15 डिवाइडेड बाय 0.13 क्या आंसर आएगा बच्चों? माइनस 1.15। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक हो गया जी? तो दिस इज व्हाट यू हैव कैलकुलेट। लेकिन याद रहे वहां पे पेपर की सहूलत शायद दस्तयाब ना हो और आपको ये कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। तो आप मेमोरी में सेव कर लोगे कि पहले क्वांटिटी को कैलकुलेट करके, बल्कि पहले प्राइस को सॉल्व करके मेमोरी में सेव करना, फिर क्वांटिटी को सॉल्व करके मेमोरी से डिवाइड कर देना, रिवर्स करना। ठीक है? अच्छा बच्चों, 45 if value of the coefficient of elasticity of demand contain value minus 1.75, it means that elasticity and good is जी। इसका मतलब ये होगा कि जब ये 1.5 से ज्यादा है तो elasticity more than unity है। क्या है? more than unity है या elastic है, और माइनस साइन ये जाहिर करता है कि ये एक नॉर्मल गुड है। क्योंकि अच्छा नहीं, एक मिनट इस बात को हम जरा समझ लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे। देखिए प्राइस के एतबार से देखा जाए, प्राइस के एतबार से देखा जाए तो जब किसी चीज की प्राइस कम होती है, चीज की डिमांड क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। तो रिलेशनशिप नेगेटिव हुआ, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती। राइट हो गई बात? अच्छा, लेकिन अगर ये डिमांड कर्व इस तरह होता तो हम ये कहते हैं कि प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो गई है। तो देखिए प्राइस की ही बात हो रही है ना, तो प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो गई है या प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ गई है, तो फिर ये कौन सी गुड होती? इंफीरियर। इसका मतलब है पॉजिटिव साइन इसके साथ आया तो ये इंफीरियर या गिफन होगी, और अगर नेगेटिव साइन आया तो ये नॉर्मल गुड होगी। क्लियर जी? नो प्रॉब्लम। देखिए शुरू से ही तो हम कह रहे हैं कि नेगेटिव साइन है जी। प्राइस नहीं लिखी हुई, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट। यार कोएफिशिएंट कहा हुआ है तुमसे डिमांड का, तो इनकम भी तो नहीं ना लिखी हुई, ये भी तो ना करें। अगर प्राइस नहीं लिखी तो इनकम भी तो नहीं ना लिखी। तो जब ना लिखी हो तो हमेशा मतलब क्या होता है? प्राइम डिटर्मिनेंट। जब ना लिखा हो तो पहला डिटर्मिनेंट कौन सा है? प्राइम डिटर्मिनेंट, दैट इज प्राइस। अच्छा, अब बच्चों ये वाला क्या है जी? कहता है कंप्यूट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। जब प्राइस जो है वो 10 से कितनी हो गई? 10.10 और डिमांड कितनी हो गई? 25। तो बताइए फार्मूला पॉइंट का लगेगा, आर्क का लगेगा? यार ये 10 हो और ये 10.5 हो, 10 हो, तो ये करीब नहीं आगे पॉइंट एक दूसरे के?
पॉइंट का लगेगा, तो पॉइंट के फार्मूले से करो ना, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी और पी ओवर क्यू, ठीक है। अच्छा तो क्या करेंगे बच्चों, आंसर क्या निकलेगा? देखिए डेल्टा क्यू आएगा क्यू माइनस Q2 माइनस Q1 और डेल्टा P आएगा P2 माइनस P1। अच्छा अब ये याद रखें, जब फ्रैक्शनली डिफरेंस बहुत थोड़ा हो तो क्या करेंगे, फार्मूला कौन सा लगाएंगे? पॉइंट वाला लगा देंगे। अच्छा तो ये बच्चों Q2 कितना है हमारा? 250। हाँ हाँ, तो ये आ जाएगा माइनस 251, माइनस 1 आ गया, और दूसरे वाला क्या बनेगा? 10 पॉइंट, और ये क्या आ जाएगा? 10 कितना आ गया? 0.1 आ गया। तो बच्चों ये आ गया आपका 1 और ये आ गया आपका पॉइंट, क्या आ गया? 1। अच्छा मल्टीप्लाई, ये जो P और Q है ये होता है प्रीवियस प्राइस इंडेक्स नंबर की तरह। क्या होती है? प्रीवियस प्राइस इंडेक्स नंबर की, बेस प्राइस, बेस पिछली होती है। तो प्रीवियस प्राइस जो थी वो 10 थी और प्रीवियस क्वांटिटी जो थी वो थी 251। आप करें जरा, जवाब क्या आता है? 0.-0.4। तो ये आंसर आएगा आपका सी। क्या हाल है? ये हम सी यहाँ कर देते हैं, जी इसलिए लगा होगा, हमने कहा होगा उस वक्त निकालेंगे और लगा देंगे जो आया। क्लियर बच्चों? अच्छा लेकिन आर्क से भी निकालेंगे तो मोर एंड लेस आंसर आ जाएगा। अगर उसमें फर्क बहुत थोड़ा रखा हुआ ना, तो आप दोनों में से किसी को भी एक को लगाएंगे तो ज्यादा फर्क नहीं होता आंसर में, फ्रैक्शनल डिफरेंस होता है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि जहां फासला थोड़ा है वहां पॉइंट का फार्मूला। डन हो गया बच्चों? अच्छा 44 जी, 44 में पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएं तो फिर 1 आता है। अच्छा फिर 1 आता है, चले खैर। अच्छा बच्चों, वेरी स्मॉल एंड जीरो कोएफिशिएंट ऑफ अ प्राइस लॉसिसिटी का क्या मतलब होता है? अगर बिल्कुल ही जीरो लॉसिसिटी हो तो क्या हाल है बच्चों? यहां पे कहते हैं कि यार इसका मतलब लग्जरी है। क्या हाल है? ये कहते हैं लग्जरी है। 0.1.2 यही बात है ना, वेरी स्मॉल का मतलब यही है। तो इन डेट सेंस ये क्या कहलाएगा? शाबाश, क्या कहलाएगा? लग्जरी कहलाएगा। ठीक है, मैंने इसलिए आपको प्रूफ दे दिया कि आपको ज़हन में भी रह गया, हमें नहीं हमने बता दिया, कुछ पढ़ लिख के बताया। अच्छा बच्चों चले आगे चले, आप याद तो इसे रख लेंगे कि भूल जाएंगे? अच्छा अब ये वाला सवाल आपने किया हुआ पहले, क्या हाल है? 3 मेथड पढ़े, एक हमने नहीं पढ़ा। अच्छा बच्चों जरा थोड़ा कॉर्पोरेट बेटे, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा कॉर्पोरेट। अच्छा बच्चों, एन इनकम inferior good has an arithmetic sign negative। इनकम के एतबार से इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। पक्की बात है। प्राइस के एतबार से पॉजिटिव होगा। अच्छा जी, inferior good is one which has an income velocity of demand that is negative। ठीक है, ये दोनों तरह से कवर कर लिया कि जिस तरह का भी होता मुझे समझ आया। अच्छा अब देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अल्फा चेंज हुई है when price of बीटा क्या हुई है? 50 से 55। अच्छा अब देखिए सेम इफेक्ट आया, क्या हाल है? कि उलट इफेक्ट आया, कन्वर्स इफेक्ट आया। जब कन्वर्स इफेक्ट आए तो कन्वर्स भी सी से होता है और कॉम्प्लीमेंट भी सी से होता है। क्यों? कि देखिए क्वांटिटी कम हो रही है और प्राइस ज्यादा हो रही है, उलट इफेक्ट है। तो कन्वर्स इफेक्ट डिमांड में जब आता है क्या कहते हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट्री गुड कह देते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से गुड्स आर एक दूसरे का क्या है? लेकिन इसके बरक्स अगर सेम इफेक्ट आ जाए, इसके बढ़ने से वो बढ़ जाए,
तो सेम इफेक्ट एस भी सेम से बनता है और सब्स्टिट्यूट भी सेम से बनता है, फिर प्रोडक्ट एक दूसरे का क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे। क्लियर? अच्छा बच्चों, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस प्राइस और सप्लाई सॉरी मींस कौन सा होगा? क्यों जी? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन प्राइस। अच्छा, चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय प्राइस ये तो नहीं हो सकता, दोनों का चेंज होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिवनेस क्वांटिटी सप्लाई टू चेंज इन डिमांड भी नहीं हो सकता, प्राइस का रिलेशनशिप है। टाइम टेकन फॉर सप्लाई और टाइम एक अलग वेरिएबल। क्लियर?